साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसको कम्युनिकेट करने के लिए, लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और हम कुछ खास वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को बनाने के लिए। बेटा हमारे पास कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रैन, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। ये सारी बेटा हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब बेटा मैं आपको ये बताती हूँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो हैं, बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं: हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। बेटा हाई लेवल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इसके अंदर हम ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। इट लाइज बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, और इसके अंदर बेसिकली हम यूज़ करते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स होते हैं बेटा सिंबल्स। मशीन लैंग्वेज एज द नेम सजेस्ट्स, ये वो वाली लैंग्वेज है जो मशीन को समझ में आती है, और 0 और 1 हम उसके थ्रू ये मशीन लैंग्वेज लिखते हैं। बेटा आगे आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बेटा हार्डवेयर है, दिस इज़ द मशीन। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज लाइज क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर, मतलब मशीन के पास सबसे नज़दीक कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज। हार्डवेयर के पास मशीन लैंग्वेज सबसे नज़दीक की लैंग्वेज होती है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट द मशीन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज जो है डायरेक्टली CPU इसको एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेता है। क्यों समझता है? क्योंकि ये ज़ीरोज़ और वंस में लिखी जाती है, और इसके लिए हमारे को कोई फर्दर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। बेटा ये देखो, ये मशीन लैंग्वेज है, इसके अंदर जो ज़ीरोज़ और वंस हैं ये बताते हैं कुछ डेटा। 0 का मतलब डेटा इज़ नॉट प्रेजेंट, 1 का मतलब है डेटा इज़ प्रेजेंट। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को हम बिट बोलते हैं। जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में, वो बिट्स में लिखा जाता है, और कंप्यूटर इसको बड़ी आसानी से समझ लेता है, जबकि हमें नहीं ये कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। बेटा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफ़िकल्ट टू रीड। अब ये देखो बेटा, आप इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? आपके अकॉर्डिंग तो ये 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0, ये है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा ये लिखा क्या हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, डिफ़िकल्ट टू राइट, डिफ़िकल्ट टू लर्न, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर्स। ये सारी इसकी मुश्किलें हैं। लेकिन बेटा मशीन लैंग्वेज की सिर्फ एक ही एडवांटेज होती है कि ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आती है, इसको ट्रांसलेशन फर्दर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर इसको समझता है। बेटा मशीन लैंग्वेज क्योंकि इतनी सारी डिसएडवांटेजेस थी, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जाए। तो अगली लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो थी बेटा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज द लो लेवल लैंग्वेज। जो बेटा कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, जब हम हार्डवेयर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है उसके साथ डील करती है। और जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज है। बेटा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको मैं बताती हूँ। बेटा जो असेंबली लैंग्वेज है, ये सारा बेटा एक बार आप पढ़ लेना। ये जो चीज़ें हैं इनको हम निमोनिक्स या सिंबल्स बोलते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है बेटा, इसका यहाँ पे अब आप देखो, अगर हम मशीन लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें तो इट इज़ ईजी टू रीड, इट इज़ ईजी टू रीड। ईजी टू रीड का मतलब हो गया मूव, ये मूव का शॉर्ट फॉर्म है, ये कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, ये रिटर्न है। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं,
और एरर्स भी आसानी से हम इसको ढूंढ सकते हैं, इसके एरर्स भी। तो इट इज़ ईजी टू लर्न, ईजी टू राइट, ईजी टू फाइंड एरर्स, ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन बेटा असेंबली लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ खामियां होती हैं। सबसे पहले तो बेटा इसके लिए हमारे को एक ट्रांसलेटर यानी कि एक असेंबलर ज़रूरी होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। That is, assembler is required to convert assembly language into machine understandable form and vice versa. इसकी अगली जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। बेटा जब असेंबली लैंग्वेज बनी थी तो ये स्पेसिफिकली एक प्रोसेसर को लेकर बनी थी। बेटा एक एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद पता चलेगा। आपने वीडियो कैसेट्स देखी होंगी, वीडियो कैसेट का साइज़ बड़ा होता है और ऑडियो कैसेट्स भी देखी होंगी, उसका साइज़ छोटा होता है। बेटा ऑडियो कैसेट जो है वो वीसीआर यानी कि वीडियो में वीसीआर में नहीं डल सकती। जो वीसीआर की कैसेट होती है वो ऑडियो प्लेयर में नहीं डल सकती। सिमिलरली जो असेंबली लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर एक प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन की गई थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोसेसर है वो है 8085, एक है 8086, एक है 8088। तो जो प्रोसेसर 8085 इसके ऊपर जो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज चलती थी वो 8086 पे नहीं चलती थी। जो 8086 के लिए बनाई गई थी ना तो वो 85 के ऊपर चलती थी ना वो 88 के लिए चलती थी। इसका मतलब ये था द लैंग्वेज वॉज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह चला देना, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं थी। ये सिर्फ पर्टिकुलरली उसी कंप्यूटर पे चलती थी जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोसेसर होता था जिसके लिए वो लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी। बेटा एक और था, रीलोकेशन ऑफ एरर्स वाज नॉट पॉसिबल इन असेंबली लैंग्वेज। रीलोकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है? बेटा अगर हमारे को हमने सपोज 100 लाइनों का कोड लिखा, अगर हमारे को कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, सपोज लाइन नंबर 30 में प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे को नीचे से यानी कि 100th लाइन से नीचे वापस आते आते 30th लाइन पे जाकर करेक्शंस ठीक करने पड़ते, यानी कि वो सारी लाइंस हमारे को डिलीट करनी पड़ती थी। तो रीलोकेशन ऑफ एरर्स वाज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी जो थी ये डिसएडवांटेजेस असेंबली लैंग्वेज की थी। उसके बाद बेटा आ गया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इट इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इट इज़ नॉट इंग्लिश लैंग्वेज बट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इसको हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। बेटा इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी टू रीड, ईजी टू राइट, ईजी टू मेंटेन। दे मेक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिंपलर। बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, इसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंप्यूटेशन रिसोर्सेज जहाँ पे बहुत लिमिटेड है वहाँ पे हम आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। डीबगिंग इसमें आसान है। डीबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग ऑफ एरर्स। इट इज़ पोर्टेबल। जो मैंने अभी आपको असेंबली लैंग्वेज में बताया था कि इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ये स्पेसिफिकली एक प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन होती थी, दूसरे प्रोसेसर पे नहीं चलती थी। हाई लेवल लैंग्वेज का ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था, ये किसी भी प्रोसेसर के ऊपर चल जाती है। इट इज़ पोर्टेबल। जो असेंबली लैंग्वेज में मैंने बताया था कि रीलोकेशन ऑफ एरर्स वाज नॉट पॉसिबल, इसके अंदर एरर्स जो हैं हम आसानी से ढूंढ सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके लिए हमारे को कंपाइलर चाहिए था जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। बेटा उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोग्राम कोड कन्वर्टर्स हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्रामिंग कोड डायरेक्टली। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप जो है जो हमारा सोर्स कोड है उसको कंपाइल करता है। बेटा जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कंपाइलर यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए।
उसी तरह से इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर भी हमारे सोर्स कोड होता है जो हमने प्रोग्राम लिखा है, उसको ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? वो एक लाइन रीड करता है, उसको कंपाइल करेगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, लेकिन ये एक लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। उसके अंदर की लाइन की एरर्स को जब तक हम ठीक नहीं करते आगे वो बढ़ता नहीं है। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जबकि जो कंपाइलर पूरे के प्रोग्राम को रीड करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। Interpreter can convert a source code usually on a step-by-step, line-by-line and unit-by-unit basis into a machine code. Interpreted languages are read and then executed directly with no compilation stage, क्योंकि हर एक लाइन को वो पहले ही कंपाइल कर चुका है। कंपाइलर जो है बेटा ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये दो स्टेजेस में करता है, एक तो है इंटरमीडिएट कंपाइलेशन, एक है मशीन कोड कंपाइलेशन। बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है, जिसको जो प्रोग्राम को पढ़ता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और उसकी EXE फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। दिस फाइल इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। बेटा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का मतलब होता है वो 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर जो होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। फिर आती है बेटा लैंग्वेज जनरेशंस। हमारे पास 5 जनरेशंस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बेटा यही वाली जो लैंग्वेजेस अभी मैंने आपको बताया है इन्हीं को ही हम जनरेशंस में क्लासिफाई करते हैं। बेटा फर्स्ट जनरेशन जो मशीन लैंग्वेज है दैट इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इट वाज रिटन इन जीरोज एंड वंस। ये लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है और कंप्यूटर को बड़ी आसानी से ये समझ में आती है। ये 40s और 50s में यूज हुई थी। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बेटा जो असेंबली लैंग्वेज है उसको हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। मिड 50s लेट 50s में ये ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके अंदर हम लोग निमोनिक्स यूज़ करते हैं। बेटा जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। 60s में हमने सबसे पहले जैसे बेसिक में काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सी, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन ये लैंग्वेजेस आ गई थी। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो थर्ड जनरेशन के जैसी ही है। इसके अंदर भी इंग्लिश लाइक वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करते हैं। बेटा ये ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस में ये लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ज़्यादातर विजुअल या ग्राफिकल डेवलपमेंट इंटरफेस के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर इसकी हेल्प से हम सोर्स कोड लिखते हैं। Visual programming allows you to see object-oriented structures and drag icons to assemble program blocks. बेटा साइड पे ना हम ब्लॉक्स के अंदर हम विजुअल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे विजुअल बेसिक है, साइड पे आइकन्स होते हैं, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपनी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बेटा एक होता है फ्लो चार्ट। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने से पहले हम उसका बेसिक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। बेटा जैसे हम घर बनाने से पहले घर का नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरह से प्रोग्राम लिखने से पहले हम प्रोग्राम का नक्शा तैयार करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये होता क्या है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किस सीक्वेंस में कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी। तो सबसे पहले जैसे स्टार्ट होता है तो ये सिंबल्स, खास सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे बेटा ये आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे जो सर्कल है वो हमने उसके लिए यूज़ किया है स्टार्ट। सिमिलरली स्टॉप के लिए भी हम सर्कल यूज़ करते हैं या इसको एलिप्स भी बोल देते हैं। उसके बाद बेटा जो हमने प्रोसेस यानी कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो रेक्टेंगल में हम यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास डायमंड होता है तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। ये तो आपको सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने से पहले हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने पहले क्या स्टेप करना है, फिर किस स्टेप को फॉलो करना है, एंड सो ऑन।
इट मेक्स द प्रोग्रामिंग ईजियर। बेटा इसको आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे फ्लो चार्ट को। चलो फिर मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।